जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज, जिसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली आपके साथ आज शेयर होनी है। तो हम बात करेंगे नंबर 1, बांध की। आपने कई बार बांध के बारे में सुना होगा। भारत के बड़े बड़े बांधों के बारे में सुना होगा। टिहरी बांध, भाखड़ नागल डैम के बारे में सुना होगा, रिहंद बांध। तो बांध है क्या, किसे बांध कहते हैं? बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा। नदी में खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय या झील या जलभरण बनाती है, बांध कहलाती है। यानी नदी के मार्ग में कंक्रीट के माध्यम से उस जल को रोकना, एक बड़े जलाशय का निर्माण करना बांध कहलाता है। बांध बनाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जहाँ एक ओर बाढ़ जैसी समस्या से निजात पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जल विद्युत परियोजना बनती है, यानी बिजली का उत्पादन होता है। और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, पानी की आपूर्ति होती है। आमतौर पर बांध बनाने का प्रयोजन यही रहता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ी हानि भी होती है। काफ़ी प्रकार के क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसमें हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसका उदाहरण एक टिहरी बांध है, जिसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन भी चला, लेकिन जो बाढ़ की समस्या थी, काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश, बिहार इस साइड की जो बाढ़ समस्या थी वो कम हो गई है। जैसे कि एक बांध यहाँ पर बना रखा, आप देख रहे होंगे, नदी के रास्ते को रोक करके। अगला है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। आमतौर पर ये देखा जाता है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में, कि नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से पानी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि ज़मीन के अंदर कुछ पानी है। जिस जल को 15 मीटर से अधिक की गहराई से प्राप्त किया जाता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। 2-3 प्रकार से जल प्राप्त होता है। एक तो वर्षा से, दूसरा नदियों से, और तीसरा भूमिगत जल। यानी ज़मीन के अंदर से 15 मीटर से अधिक गहराई तक से पानी को प्राप्त करना भूमिगत जल कहलाता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, नीले कलर में हल्के जो कलर दे रखा है, उसमें पानी का लेवल दिखाया है। पेड़ पौधे और ज़मीन भी है। कुछ उसमें नलकूपों के माध्यम से पानी को प्राप्त किया जा रहा है, और दूसरी ओर वो पानी रिचार्ज भी हो रहा है। उसमें छोटे नाला जाने के बाद ज़मीन उस पानी को सोखती है, वही पानी दोबारा प्रयोग में किया जा रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। ये वाला क्षेत्र, यहाँ से पानी पंप के माध्यम से कुएं बनाए जा रहे हैं। ये वाटर लेवल इसके अंदर साथ साथ में यहाँ से पर रिचार्ज हो रहा है। लेकिन एक और देखा गया है, जैसे अब मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी की बड़ी समस्या भी वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। एक और जब पूरी तरह से कंक्रीट के जंगल यानी मकान बन चुके हैं, तो जो वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पा रहा है। ज़मीन के अंदर पानी जब जाएगा तभी वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब 300-400 फुट तक गहराई में जाने के बाद पानी प्राप्त हो रहा है। जंगल कटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कृषि योग्य भूमि पर मकान बन रहे हैं, तो पानी का जो लेवल है वो नीचे घटते जा रहा है। दिन प्रतिदिन पानी का दोहन किया जा रहा है, लेकिन रिचार्ज की व्यवस्था नहीं है, उसको दोबारा संचित करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगला टॉपिक है वन। नंबर 3, हम वन के बारे में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा भी होगा।
उसमें आपने देखा कि मैंने थोड़ा वृक्षों के बारे में बताया था, दोबारा पुनः से एक बार वृक्षों का भी टॉपिक फिर से लेके आया हूँ। वृक्षों से भरा हुआ विस्तृत क्षेत्र वन कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ मिलते हैं। आप देखेंगे जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ और एक साथ में हो वो जंगल कहलाता है, यानी वन कहलाता है। फोटो के माध्यम से आप देख रहे हैं घना जंगल इसमें दिखाया गया है। नंबर 4 है जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जल विद्युत क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यह ऊर्जा है जिसे बहते हुए जल की सहायता से पैदा किया जाता है। यानी जैसे मैंने इससे पहले बांध में भी आपको बताया था, पानी को जमा करने के बाद एक काफ़ी ऊंचाई से जब गिराते हैं तो पानी की जो गतिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जिसे जल विद्युत योजना या परियोजना कहते हैं। जल विद्युत कैसे प्राप्त होता है, काफ़ी ऊंचाई से पानी को गिराने के बाद जो उसमें गतिज ऊर्जा है, उस जल की गतिज ऊर्जा से विद्युत को उत्पादन किया जाता है। टरबाइनों के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है। डैम बनाने का जो उद्देश्य है जल विद्युत परियोजना, उनको बढ़ावा देना है, क्योंकि देश में ऊर्जा की जो काफ़ी मात्रा में आवश्यकता है उसकी आपूर्ति की जाए। जल विद्युत योजना इस प्रकार से डैम बनाया हुआ है और काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे छोड़ा जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से बिजली पैदा होती है। अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। नदी घाटी योजनाएं कई उद्देश्यों की पूर्ति के साथ काम करती हैं। क्या क्या इनका उद्देश्य होता है? सिंचाई करना, बाढ़ रोकना, नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध बनाने जो उद्देश्य था आज़ादी के बाद, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में आने वाले बाढ़ पर रोक लगाना, कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता थी। राजस्थान जैसे क्षेत्र में तक पानी गया है, पूरा पंजाब इस बांध से सिंचित होता है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना का प्रयोग उद्देश्य था। बात करें टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध बनने से एक तो जल विद्युत उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लगभग 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन टिहरी बांध से होता है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की समस्या रहती थी, काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया जा चुका है। हाल ही में जब चमोली में एक त्रासदी हुई थी, हिमखंड गिरने के बाद, एविलांस आने के बाद, जल विद्युत योजना जो वहाँ बन रही थी तपोवन क्षेत्र में, उस तबाह हो गई थी। लेकिन उसका खतरा नीचे हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा था, तो उसको नीचे ऊपर ही टिहरी बांध में कंट्रोल कर दिया गया था। यानी बाढ़ की जब समस्याएं आती हैं तो जल भरण बढ़ाने के बाद बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जाता है। और साथ ही इसका जो पानी है सिंचाई के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। अगला है बारहमासी नहरें, वर्ष भर तक चलने वाली नहरें, कैनाल। वर्ष भर तक प्रवाहित होने वाली नदियों के जल की दिशा को मोड़कर विकसित होने वाले नहरों को बारहमासी नहरें कहते हैं। जैसे उत्तरी गंगा नहर जो हरिद्वार से निकली हुई है, इसका जो पानी है सिंचाई के लिए हरियाणा, यहाँ तक राजस्थान तक उस पानी का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है गंगा नदी सदा नीरा नदी है, यानी साल भर उसमें जल रहता है। उसका प्रयोग सिंचाई के लिए उस नहर का प्रयोग, उत्तरी गंगा नहर का जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, हरिद्वार से निकलते हुए हरियाणा और आगे राजस्थान तक गया है।
अगला है मृदा, सॉयल, मिट्टी। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो चट्टानों तथा ह्यूमरस, यहाँ थोड़ा हिम्मत मिस्टेक हुआ है, से बनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग इसके परतें हैं। ह्यूमस, ऑर्गेनिक लेयर जिसे कहा जाता है, टॉप सॉयल। ऊपर आप दो कलर देख रहे हैं, एकदम भूरा और हल्का भूरा। उसके बाद नीचे एक लेयर और उसकी आ रही है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें है। फिर आता है सब सॉयल और फिर एक पेरेंट रॉक, चट्टान, और एक फिर बेड रॉक। इस प्रकार का कंपोजिशन सॉयल हॉरिजन को दिखाया गया है। ऊपरी सतह मिट्टी की काफ़ी मुलायम मिट्टी होती है, जो उपजाऊपन करीब 1-2 फीट इसकी लेयर होती है। उसके बाद आता है टॉप सॉयल, करीब 8 से 10 फीट के बाद। फिर एलिवेशंस लेयर जो है वो 3 फीट के आसपास, ऐसा इसका कंपोजिशन है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी का कंपोजिशन होता है। आगे की वीडियो में प्रयास करूंगा कि मिट्टी के प्रकार आपके सामने लाए जाए। अगला 8वां क्रम में है जल दुर्लभता, वाटर स्कैर्सिटी। जल की दुर्लभता, मांग की तुलना में पानी की कमी को जल की दुर्लभता कहते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता है उसकी तुलना में पानी कम प्राप्त होना जल दुर्लभता यानी वाटर स्कैर्सिटी कहलाती है। आए दिनों में आप देखते होंगे, खासकर अप्रैल के महीने से जल की दुर्लभता अधिकतर क्षेत्रों में दिखती है। गर्मी जैसी बढ़ती है, पानी की मांग बढ़ता है और पानी की उपलब्धता कम होती है। लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोगों को 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये सब होता है पानी की उचित व्यवस्था न होना, और साथ में दिन प्रतिदिन दोहन, जंगलों का कम होना, बारिश की उपलब्धता न होना। ये समस्याएं आगे जल दुर्लभता का कारण बनती हैं। और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से बंजर और सूखा पड़ जाता है। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लंबा सा क्षेत्र सूखे की चपेट में है। अगला 9th टॉपिक है वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात के दिनों में अधिकतर आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी बह करके नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। लेकिन इस पानी को इकट्ठा करके एक तो भूमि का जल स्तर वृद्धि की जा सकती है, दूसरा इस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए वर्षा बंद होने के बाद पेय के लिए भी यूज किया जाता है या अन्य कार्यों के लिए। यह वर्षा के जल को कुओं, बाधिकाओं का मतलब है छोटे छोटे डैम, तथा धीरे धीरे रिसने वाले गड्ढों में एकत्रित करके भूमिगत जल में वृद्धि करने की तकनीक है। सरकारें इस पर काफ़ी काम भी कर रही हैं। जैसे आप उत्तराखंड में ही लीजिए, चाल खाल परियोजना चली हुई है। बरसात के पानी को इकट्ठा करके जल संरक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में चाल खाल परियोजनाएं हैं। यानी बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बंजर ज़मीनों में या खाली पड़े हुए क्षेत्रों में, जंगलों में खाल बनाई जा रही है। चाल खाल परियोजना कहा जाता है। इसमें वाटर को रिजर्व किया जा रहा है। ये परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में यहाँ पर एक बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है चित्र के माध्यम से। एक मकान में बरसात में जो पानी उसकी छत पे गिरी, उसको एक पाइप के माध्यम से
जोड़ करके एक अंडरग्राउंड टंकी बना रखी है, उसमें डाला गया है। उसके बाद उस पानी का प्रयोग पंप के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से कहाँ कहाँ किया जाता है। तो 2 फिल्टर लगा रखे हैं, एक बार फिल्टर के बाद मेन वाटर टैंक में वो पानी जा रहा है, ताकि जो कचरा है फिल्टर में रुक जाएगा और पानी उसके ऊपर लेवल से ये देख रहे होंगे यहाँ एकत्रित हुआ। इसके बाद पंप लगने के बाद अब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। एक तो जो गार्डन वाटरिंग है वहाँ के लिए यूज हो रहा है, गार्डन वाटर के लिए, या टॉयलेट जो फ्लैश है वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, कार वॉशिंग के लिए यूज किया जा सकता है, क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज, कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और जो पानी बचता है उसको कुएं में डाल दिया, ओवरफ्लो जो पानी है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए डाला गया है। ये तकनीक काफ़ी अच्छी है, बरसात के जल को संरक्षित कर पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल, भूमिगत जल, उसका स्तर को बढ़ाया गया है। तो होप आप लोगों को ये आज के जो टॉपिक थे, वर्षा जल संरक्षण, जल दुर्लभता, मृदा, बारहमासी नहरें, बहुउद्देशीय परियोजना या जल विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, वन किसे कहते हैं, भूमिगत जल, वाटर ग्राउंड, जो ग्राउंड वाटर है वो क्या चीज़ है, कैसे उसको पता करते हैं, और डैम क्या है। इन टॉपिकों पर हमने काफ़ी विस्तृत से चर्चा की। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।